नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका जयपुर क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन ने पिछले 3 वीडियो के अंदर 3 पार्ट के अंदर राजस्थान की सभ्यताओं वाले टॉपिक को पूरा कर लिया था। और आज जो मैं है आपके सामने एक राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, जो नाम को तो सिर्फ छोटा है लेकिन है अपने आप के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा। जैसे मैंने पहले दिन सिलेबस वाले पाठ्यक्रम के अंदर भी आपको बताया था कि एग्जामिनर सिर्फ लिखता है कि राजस्थान के प्रमुख राजवंश और उनके राजाओं द्वारा किए किए गए प्रमुख कार्य। अब उसने लिखकर इतना छोड़ दिया, लेकिन अगर अब मैंने कहा था इसको पढ़ने जाते हैं तो अपने को कम से कम 15 घंटे जो है वो इसी को पढ़ने के अंदर लग जाते हैं। तो अब अपन राजवंश पढ़ेंगे राजस्थान के, और उस राजवंशों के अंदर क्या प्रमुख बातें हुई थी, क्या क्या उसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में जो है वो अपन बात करेंगे। तो उन राजवंशों के अंदर जो पहला राजवंश मैं आपके सामने लेके आता हूं, क्योंकि हमारा जो कोचिंग सेंटर है वो उदयपुर में स्थित है, हम मेवाड़ के रहने वाले हैं, तो महाराणा प्रताप का जयकारा लगाकर पहला राजवंश जो है वो अपन मेवाड़ से स्टार्ट करेंगे। तो जय चित्तौड़, जय मेवाड़, जय एकलिंगनाथ। स्टार्ट करते हैं मेवाड़ राजवंश। कौन सा राजवंश? मेवाड़ राजवंश। तो पहला जो है मेवाड़ राजवंश मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। देखिएगा मित्रों, इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं उसकी बात करते हैं। 2-3 बातें तो मैं इस राजवंश को स्टार्ट करने से पहले आपके सामने क्लियर करना चाहूंगा, ताकि आपके बाद में कंफ्यूजन नहीं रहे। पहली बात तो ये कि मैं कोई भी राजवंश पढ़ाऊंगा, भले मारवाड़ पढ़ो, भले मेवाड़ पढ़ो, भले बीकानेर, भले आमेर, भले चौहान, भले भाटी राजवंश, कोई भी आप पढ़ो राजस्थान का, तो उस राजवंश के आगे उसके क्षेत्र का नाम लिखा हुआ होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मेवाड़, मेवाड़ लिखा हुआ है। तो मेवाड़ के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, पहला सवाल यहां से बनेगा। निम्न में से कौन सा जिला मेवाड़ में नहीं आता है? निम्न में से कौन सा जिला आमेर वाले क्षेत्र में नहीं आता है? तो एक तो अपन को ये पता रखना पड़ेगा कि भाई मेवाड़ या मारवाड़ या कोई भी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं। दूसरी बात, कोई भी राजवंश होता है, कोई भी एक क्षेत्र होता है, तो उसके कुछ पुराने नाम होते हैं राजस्थान में। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि भाई मेवाड़ के प्राचीन बहुत सारे नाम थे, हाड़ौती क्षेत्र के प्राचीन नाम थे, अपने आमेर वाले क्षेत्र के प्राचीन नाम थे, इधर मारवाड़ वाले क्षेत्र के बहुत सारे प्राचीन नाम थे। तो हर क्षेत्र के कुछ प्राचीन नाम होते हैं, वो प्राचीन नाम अपन को पढ़ने पड़ेंगे। और तीसरी बात, हर क्षेत्र का एक, उस राज्य का, उस राजवंश का एक संस्थापक होता है। वो संस्थापक किसी और जगह से आता है। हर राजवंश के संस्थापकों की एक एक कहानियां हैं, वो कहानी मैं आपको बताऊंगा। और वो आने के बाद में वहां पर रहना स्टार्ट करता है। हालांकि वो स्टार्टिंग के अंदर इतना ताकतवर नहीं होता है, स्टार्टिंग में इतना वो ताकतवर नहीं होता है, लेकिन कालांतर के उसके जो वंशज होते हैं वे वंशज आपस में जाकर फिर बड़े राजा बन जाते हैं, लेकिन संस्थापक हमेशा वही रहता है। और एक बड़े राजवंश का क्या हो जाता है, उदय हो जाता है। जैसे सिंपल सा मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जैसे मान लो अपनी क्लास के अंदर मौजूद एक लड़का है जिसका नाम है राहुल। क्या नाम है? राहुल। अब मान लो राहुल अपने राजस्थान के अंदर रह के शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है, लेकिन कालांतर में माना जाए कि राहुल का सिलेक्शन गुजरात के अंदर हो गया। किसी एग्जाम उसने गुजरात में जाके दिया, अच्छी तैयारी करी, उसका सिलेक्शन वहां हो गया। तो राहुल अपने घर परिवार के साथ में, बीवी बच्चों के साथ में गुजरात रहने जाएगा, वहीं पे मकान लेगा, 40 एक साल की नौकरी करेगा, तो उसके बच्चे वहीं पर पढ़ेंगे, सारी चीजें वहीं पर होगी। हो सकता है कालांतर में जब वो वहीं सेटल हो जाएगा तो उसका बेटा, पोता, पड़पोता कोई भी गुजरात का मुख्यमंत्री बन जाए। मे बी पॉसिबल। नरेंद्र जी मोदी ने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा होगा कि वे भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उनके मम्मी पापा की तो बात ही छोड़ो, वे तो गरीब घर के रहने वाले थे। तो हो सकता है राहुल का बेटा पोता कोई गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन उस मुख्यमंत्री से जब जाकर ये पूछेंगे कि गुजरात में आने वाला तुम्हारा पहला व्यक्ति कौन था, तुम्हारा यहाँ पर पूर्वज कौन था, तो नाम राहुल का ही लिया जाएगा। भले राहुल कितना ही सिंपल सा आदमी हो, भले इसके पास में कोई बड़ा पोस्ट नहीं हो। वैसी की वैसी कहानियां राजस्थान के हर राजवंश में फॉलो होती है। एक व्यक्ति बाहर से आता है, यहाँ पर रहना स्टार्ट करता है, और रहने के बाद में वो यहाँ पर जो है उसके वंशज जो होते हैं वे बड़े राजा बन जाते हैं। और उनसे ये पूछा गया कि तुम्हारे इस गुहिल वंश का संस्थापक कौन था, तो उन्होंने गुहादित्य का नाम लिया। तुम्हारे राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था, तो उन्होंने राव सिंहा का नाम लिया। उन्हें पूछा गया कि तुम्हारे कछवा वंश का संस्थापक कौन था, तो उन्होंने तेजकर्ण या दुले राय का नाम लिया। तो ये सारी बातें जो हैं वो इस राजस्थान के राजवंशों के अंदर फॉलो होती हैं। तो मित्रों, ये सब बातें आप माइंड में रखेंगे। अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि मेवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं। तो देखिएगा, मैं एक सिंपल सा यहाँ नक्शा बना रहा हूँ राजस्थान का। पहली बात तो ये मैंने राजस्थान का यहाँ पर नक्शा बनाया, और इस राजस्थान के मैप के अंदर अरावली पर्वतमाला के बिल्कुल दक्षिणी भाग में यहाँ वाला जो भाग है, इसको अपन मेवाड़ के नाम से जानते हैं। अब मेवाड़ के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, तो मेवाड़ के अंदर जो पहला जिला आता है, जिसके बिना तो मेवाड़ बिल्कुल ही अधूरा है, चित्तौड़गढ़।
कौन सा गढ़ है मित्रों? चित्तौड़गढ़। दूसरा महाराणा उदय सिंह जी ने बसाया था जिसका नाम था उदयपुर। तीसरा महाराणा राज सिंह जी ने बसाया था जिसका क्या नाम था? राजसमंद। चौथा है भाई भीलवाड़ा। फिर पांचवा है भाई प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बारे में आपको ये जानना चाहिए कि प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम जो था वो देवलिया था। क्या था? देवलिया। देवलिया मेवाड़ के अधीन एक ठिकाना था। अपन आगे पढ़ेंगे कि मेवाड़ का जब दूसरा साका हुआ था 1534 में, तो उसमें केसरिया करने वाले जो सामंत थे वो देवलिया प्रतापगढ़ के निवासी थे जिनका नाम था बाघ सिंह। तो ये एक ठिकाना था। अभी इसका नाम बदल के क्या हो गया है? प्रतापगढ़। और छठा जो अंतिम रूप से जो जिला है उसका नाम है सलुम्बर। क्या नाम है? सलुम्बर, जो भी नया जुड़ा है, जो पहले उदयपुर का भाग हुआ करता था। इन सभी 6 जिलों को मिलाकर जो है वो मेवाड़ का निर्माण होता है। मित्रों फिर से सुनिएगा और नोट डाउन करते रहिएगा। चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? देवलिया। और सलुम्बर को मिलाकर जो है वो किसका निर्माण होता है? तो आपके मेवाड़ का निर्माण होता है। तो ये 6 जिले जो है वो मेवाड़ के अंदर आते हैं। और ये इधर वाला पश्चिमी भाग जो है जिसको अपन क्या कहते हैं? मेवाड़ कहते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन जो है, ये तो हो गई इसके कौन कौन से जिले आते हैं उसकी बात। अब अपन ये बात करते हैं कि मेवाड़ के पुराने नाम क्या थे और वर्तमान में इसको क्या कहा जाता है उसकी। तो मैं नई स्लाइड ले रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी इसका लेना चाहे वो जल्दी से ले ले, फिर अपन आगे की बात करते हैं। अब मित्रों देखिए, अगला वाला जो है वो है मेवाड़ के प्राचीन नाम। हर क्षेत्र के कुछ ना कुछ प्राचीन नाम होते। सीधा सवाल आया था एलडीसी के अंदर, ध्यान रखना, हाईकोर्ट वाली में, जनपद काल में मेवाड़ को क्या कहते थे? सीधा क्वेश्चन था। तो प्राचीन नाम क्या है याद रखना, उसकी बात करते हैं। पहली बात मैं लिख रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। मेवाड़ का सबसे पुराना नाम अगर कोई था तो वो था प्रागवाट। क्या था? प्रागवाट। अब आप कहोगे कि सर ये प्रागवाट नाम कैसे पड़ा? तो सिंपल सा है, देखिए। प्रागवाट को अगर मैं संधि विच्छेद करूंगा तो आएगा प्राक प्लस वाट। प्राक का मतलब होता है पत्थर और वाट का मतलब होता है क्षेत्र। पथरीला क्षेत्र होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? प्रागवाट। आज मैं जिस स्थान पर रहता हूं, या ये हमारा जो संस्थान जिस स्थान पर है, उसका नाम है हिरण मगरी। ऐसा कहा जाता है कि किसी समय में यहाँ एक मगरी हुआ करती थी। मगरी का मतलब पहाड़, और वहाँ हिरण घुमा करते थे। आज की तारीख में आपके और मेरे जैसे मानव यहाँ पर घूमते हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अपन ने इन पहाड़ों को काट कर उन वन्य प्राणियों के उन सारे स्थानों को नष्ट करके यहाँ पर अपने निवास स्थान बनाए हैं। तो पहले इस मेवाड़ वाले भाग के अंदर पूरा ये पथरीला क्षेत्र था। पहाड़ी पहाड़ थे, अरावली के पठारी पठार हुआ करते थे। तो पथरीला क्षेत्र होने के कारण तत्कालीन समय के अंदर इसको प्रागवाट कहते थे। क्या कहते थे? प्रागवाट। याद रखना, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे आगे वाली जो बात करूंगा वो सवाल आ चुका है। दूसरा इसका जो नाम था वो जनपद काल के अंदर रखा गया था, और जो मैं पिछली वाली स्लाइडों के अंदर आपको बता चुका हूं, और वो नाम है शिवी। क्या नाम है? शिवी। यानी राजस्थान के अंदर जब जनपदों का दौर चल रहा था, तो उन जनपदों के दौर में इस वाले भाग को जो है वो क्या कहते थे भाई? शिवी कहते थे। ये देखिए, ये मैंने जो आपके सामने स्लाइड रखी थी जिसके अंदर मैंने जनपद सारे के सारे बताए थे, तो मैंने ये यहाँ पर लिखा है, आपके सामने नक्शा है कि ये जो शिवी है, जो मेवाड़ वाला क्षेत्र है, और शिवी की राजधानी उस समय माध्यमिका चित्तौड़गढ़ थी, और जनपद काल के अंदर अपन इसको क्या कहते थे? शिवी कहते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से सवाल आ चुका है। याद रखिएगा सारे के सारे कि जनपद काल में मेवाड़ का नाम क्या था? शिवी था। राजधानी अगर आपसे इसको पूछ लें तो मैंने बताई दी है, मध्यमिका। और इसी मध्यमिका को अपन वर्तमान में क्या कहते हैं भाई? चित्तौड़गढ़ कहते हैं। तो ये इसकी क्या थी? राजधानी थी। तीसरा इसका जो नाम है वो है मेदपाट। यहां पर एक जाति रहती थी, मेव जाति, या इसी का दूसरा नाम मिलता है मेर जाति। तो मेव या मेर जाति के रहने के कारण इसका नाम क्या हो गया था? मेदपाट। मेव या मेर जाति के रहने के कारण नाम क्या हो गया? मेदपाट। अब इस मेदपाट का अपभ्रंश हो गया। लोगों ने मेदपाट मेदपाट कहते 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 मेवाड़ स्टार्ट कर दिया कहना। पहले लोग कहते थे मेदपाट 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 मेदपाट, करते 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 क्या कहना स्टार्ट कर दिया? मेवाड़। जैसे आज भी जो है वो अपन कहते हैं कि भाई आप कहाँ रहते हो, कोई पूछेगा तो अपन क्या कहते हैं कि भाई मैं उदयपुर में रहता हूँ, यही कहते हैं। दूसरी बात,
अब अगर आप किसी लड़की से पूछ लोगे कि भाई आप कहाँ रहते हो, तो वो कह देगी भाई उदयपुर में रहती हूँ मैं तो। और अगर गांव की किसी बूढ़ी डोकरी से अगर आप जाके पूछोगे कि माँ जी आप कहाँ गए थे, तो वो बूढ़ी डोकरी महिला कहेगी कि मैं तो उदयपुर की ही, कटेगी ही उदयपुर। तो उदयपुर क्या है? उदयपुर एक अपभ्रंश है, ओरिजिनल नेम तो उदयपुर है, उदयपुर उसका क्या है? अपभ्रंश है। तो बस वही बात है मित्रों, याद रखिएगा, ओरिजिनल नेम जो था वो मेदपाट था। इसका बार बार बोलते बोलते अपभ्रंश हो गया, और अब लोग जो है वो इसको मेवाड़ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मेवाड़ के। तो मेवाड़ के प्राचीन नाम क्या क्या है? प्रागवाट, प्राग प्लस वाट बराबर क्या हो गया? प्रागवाट। पथरीला क्षेत्र, जनपद काल में इसको शिवी कहते थे। राजधानी थी मध्यमिका चित्तौड़गढ़। मेदपाट, मेव या मेर जाति रहने के कारण, और मेदपाट का अपभ्रंश होकर क्या हो गया है? मेवाड़। क्या हो गया है? मेवाड़। तो ये तो हो गए मेवाड़ के जिले कौन कौन से, वो ये हो गए मेवाड़ के प्राचीन नाम। और अब जो है वो अपन स्टार्ट करते हैं इस राजवंश का उदय कैसे हुआ उसकी बात करते हैं। ठीक है मित्रों, तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मैंने आप लोगों से कहा था कि राजस्थान के अंदर कोई भी एक राजवंश होता है ना, तो उसके पीछे एक कहानी होती है, उसका एक संस्थापक होता है। तो अपने इस राजस्थान के नीचे एक जगह पड़ती है जिसका नाम है गुजरात। क्या नाम है? गुजरात के एक राजा थे, सॉरी सॉरी गुजरात के एक राजा थे जिनका नाम था शिलादित्य, और इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था पुष्पावती। शिलादित्य और पुष्पावती जो थे, ये वल्लभी नाम की एक रियासत के राजा हुआ करते थे। कौन सी रियासत है? वल्लभी। और इस वल्लभी नाम की रियासत के ये क्या हुआ करते थे? राजा हुआ करते थे। एक का नाम है शिलादित्य, दूसरे का नाम क्या है? पुष्पावती। वल्लभी के राजा थे। बड़ा आरामदायक जीवन चल रहा था, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी, बड़े अच्छे से इनके जीवन का यापन हो रहा था, और ये यहाँ मस्त रह रहे थे। कुछ समय के बाद में उनकी जो ये रानी है, इनका नाम है पुष्पावती जी, ये गर्भवती हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। तो आप सारे ही जानते हो कि अपने यहाँ का एक नियम रहा है कि अपने यहाँ की जो कोई महिला होती है ना, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो ये सारे गांव वाले, सारे अपने रिश्तेदार, पड़ोसी जो हैं, वो उसको कहते हैं कि भाई आप अच्छी अच्छी बातें किया कीजिए, भगवान के नाम लिया कीजिए, आप जो है वो मंदिरों वगैरह में जाया करिए। क्यों जाया कीजिए? क्योंकि बच्चे पर अच्छी बातें करने से अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो पुष्पावती जी तो रानी थी, अब रानियों की तो किसी बात की कमी होती नहीं है। तो जब इन्हें यह कहा गया कि भाई आप इस प्रकार की अच्छी बातें करिए, तो ये यहाँ पर आसपास के मंदिरों के सब जगह दर्शन करने चली गई। ऐसा कहा जाता है कि ये किसी काम से यहाँ से निकलती है, और अपने सिरोही के अंदर कोई मंदिर था, वटनगर करके एक स्थान पड़ता है यहाँ पर, वहां पर ये दर्शन करने के लिए आई हुई थी। कोई महादेव का मंदिर था वहां। तो ये तो इधर दर्शन करने के लिए आई हुई थी, और इतने में यहाँ पे अरब आक्रमण हो गए। कौन से आक्रमण हो गए? अरबों ने आक्रमण कर दिए। आप सारे ही जानते हो कि इंडिया के अंदर जो स्टार्टिंग के जो आक्रमण हुए थे वो अरब कंट्रीज से हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि भारत के नीचे एक तरफ अरब सागर है, नीचे की तरफ हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, ऊपर हिमालय पर्वत है। तो आने का जो रास्ता बचता है ना, वो ये वाला ही बचता है, इसके अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है। तो ये वाले रास्ते से यहाँ पर क्या होते हैं? आक्रमण होते हैं। और आक्रमण होते हैं तो वल्लभी पर भी अटैक हुआ, और वल्लभी पर जब अटैक हुआ तो शिलादित्य जी ने युद्ध लड़ा, और युद्ध के अंदर लड़ते हुए ये वीर गति को क्या हो गए? प्राप्त हो गए। तो जब ये वीर गति को प्राप्त हो गए, तो पहले कम्युनिकेशन के साधन कम थे। पुष्पावती जी उधर सिरोही वाले मंदिर में दर्शन करने गई हुई थी, उन्हें तो पता ही नहीं था कि भाई इधर जो है वो आक्रमण हो गया और मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे। तो वो यहाँ से जब रिटर्न कर रही थी, वो यहाँ से जब वापस आ रही थी, तो बीच में उनको एक व्यक्ति मिलता है, नाम था उसका विजयादित्य। विजयादित्य नाम का व्यक्ति मिला, और विजयादित्य ने उनसे कहा कि महारानी जी अब आपको वापस जो है वो यहाँ पर जाने की आवश्यकता नहीं है। कि क्यों नहीं है भाई यहाँ पर जाने की आवश्यकता? कि मैं वल्लभी क्यों नहीं जाऊँ, मेरा घर है वहाँ। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर अरबों ने आक्रमण कर लिए हैं, और राजा शिलादित्य जो थे वो वहाँ पर लड़ते हुए वीर गति को क्या हो गए हैं? प्राप्त हो गए हैं। तो अब आपको वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ अपने लिए कुछ बचे ही नहीं। तो प्राचीन भारत का ये नियम हुआ करता था कि जब भी कोई राजा शहीद हो जाता था, जब भी कोई राजा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता था, तो उसकी जो रानी होती थी वो उसके पीछे सती हो जाया करती थी। तो इन्होंने कहा कि मैं सती होंगी, अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, जब मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं रह के क्या करूंगी।
लेकिन सती प्रथा का भी एक नियम होता था कि सती प्रथा के अंदर अपन ये देखते हैं कि जो कोई महिला प्रेग्नेंट होती थी उनको सती होने नहीं दिया जाता था, क्योंकि उनके साथ में एक साथ 2 प्राण जाते थे, तो उन्हें सती होने से वहां पर क्या कर लेते थे, रोक लेते थे। तो इन्हें सती होने नहीं दिया गया क्योंकि ये गर्भवती थी, इनके पेट के अंदर क्या था, बच्चा था। आप कला संस्कृति के अंदर और पढ़ेंगे कि जो पाबूजी राजस्थान के लोक देवता हुए थे, वे पाबूजी महाराज जब वापस जो है वो अपने राज्य की तरफ आते हैं और देचू गांव के अंदर जब वे लड़ते हुए जायल नरेश जिंदराव खिची से वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनके भाई भी उनके साथ में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, जिनका नाम था बूढ़ो जी। तो बूढ़ो जी की पत्नी वहां पर आती है और वो कहती है कि मैं इनके पीछे क्या होंगी, सती। तो उन्हें सती होने नहीं दिया जाता है, क्यों? क्योंकि उनके पेट के अंदर क्या था, बच्चा था। तो उन्होंने अपने उस बच्चे को झाड़ दिया था। झाड़ने का मतलब होता है कि अपने पेट से क्या निकाल दिया था, बाहर निकाल दिया था। तो झाड़ने के कारण वो बच्चा पैदा हुआ था, इसलिए उसको जरडोजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जरडोजी। तो इन्हें भी वहां पर सती होने नहीं दिया गया क्योंकि आपके पेट के अंदर क्या है, बच्चा है। तो इन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए। तो इन्होंने अब ये वापस वहां तो जा नहीं सकते वल्लभी, क्योंकि वहां तो अरबों ने अधिकार कर लिया। तो अब क्या किया जाए, प्रेग्नेंट भी थे। तो जंगल के अंदर होती है गुफाएं, और गुफाओं को कहा जाता है गुहा। क्या कहा जाता है, गुहा। तो गुहा के अंदर इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, इसलिए उसका नाम रखा गया था गुहादित्य। क्या रखा गया था, गुहादित्य। तो गुहा में पैदा होने के कारण शिलादित्य और पुष्पावती का जो बच्चा था वो क्या कहलाता है, गुहादित्य कहलाता है, क्योंकि वो कहां पर पैदा हुआ था भाई, गुहा के अंदर पैदा हुआ था। और अगर घर के अंदर पैदा हुआ होता तो क्या नाम होता उसका, गरादित्य। और हॉस्पिटल में हुआ होता तो क्या नाम होता उसका, हॉस्पिटलादित्य, है ना। तो इस प्रकार से वो बच्चा वहां पैदा हुआ था, गुहादित्य। अब गुहादित्य के लिए यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं, तो ये गुहादित्य यहाँ से निकलता है और ये सीधा एक गांव आता है मेवाड़ के अंदर जिसका नाम है नागदा। और नागदा गांव के अंदर आकर रहना स्टार्ट कर देता है। 566 ईस्वी के अंदर ये नागदा आया था। और गुहादित्य के कारण इस राजवंश को कहा जाता है गुहिल वंश। क्या कहा जाता है, गुहिल वंश। यानी गुहादित्य के जितने भी बच्चे वंशज मेवाड़ के अंदर हुए वे सारे गुहिल कहलाए। अगर आपसे पूछा जाए कि मेवाड़ के गुहिल वंश का संस्थापक कौन था, तो आप गुहादित्य बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि मेवाड़ के गुहिल वंश का संस्थापक कौन था, तो आप क्या बताएंगे, गुहादित्य बताएंगे। और गुहादित्य जी जो थे वहां पर यहाँ पर इन्होंने उस गुहिल वंश की क्या करी थी, स्थापना करी थी। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसको। तो इस प्रकार से मित्रों आप लोगों ने देखा कि शिलादित्य जो था, शिलादित्य का जो बच्चा हुआ उसका नाम था गुहादित्य। और गुहादित्य ने 566 ईस्वी में मेवाड़ के अंदर नागदा गांव के अंदर कौन से वंश की स्थापना कर दी, गुहिल वंश की जो है वो क्या कर दी, स्थापना कर दी। अब अपन जो है वो आगे वाली बात पढ़ते हैं कि अब आगे क्या हुआ था उसकी बात करते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से। अब एक बार एग्जाम में सवाल पूछा गया कि गुहादित्य ने 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना तो करी, कोई डाउट नहीं, लेकिन हमें इसकी जानकारी कहां से मिलती है, किस वाले शिलालेख से मिलती है। तो याद रखना अपन को एक शिलालेख मिलता है जिसका नाम है सामोली। कौन सा शिलालेख, सामोली। अब शिलालेख क्या होता है ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं सभ्यताओं वाले उस वीडियो के अंदर सारे शिलालेख के बारे में बात आपसे कर चुका हूं। तो अपने पास में एक शिलालेख है। शिलालेख जो आपको है, मैंने कहा था दुनिया के अंदर पहली बार ईरान के शासक दारा या डेरियस ने लगवाए थे। उसके बाद मैंने आपसे ये भी कहा था कि ईरान के शासक दारा डेरियस थे, ये जो कला है वो अशोक ने सीखी थी। तो अगला वाला जो भारत के अंदर जो शिलालेख लगवाया था वो किसने लगवाया था, अशोक ने लगवाया था। और इस शिलालेख से जो है वो अपन को ये सारी जानकारी प्राप्त होती है। शिलालेख का नाम क्या है भाई, सामोली। और आप सारे जानते हो कि इतिहास की जानकारी या तो शिलालेखों से प्राप्त होती है, या सिक्कों से प्राप्त होती है, या फिर किताबों से प्राप्त होती है। पहली बात, कोई भी एक शिलालेख मिलता है उसकी एक फिक्स जगह होती है। शिलालेख का फोटो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि शिलालेख कैसा होता है, तो वैसा का वैसा एक शिलालेख मिला। सामोली कहां पर है, कोटड़ा में। कोटड़ा कहां पर है, उदयपुर में। उदयपुर की एक तहसील है कोटड़ा, उसके अंदर से सामोली नामक गांव से एक शिलालेख प्राप्त हुआ, इसलिए इसको सामोली शिलालेख कहा गया। खोज किसने करी थी, राजस्थान के एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं, पूरा नाम है इनका गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जीएच ओझा साहब। और जीएच ओझा साहब ने इस शिलालेख की खोज करी थी जो सामोली गांव से अपन को प्राप्त होता है। गौरीशंकर जी हीराचंद जी ओझा साहब ने इसकी खोज करी। वहां से खोज करने के बाद में गौरीशंकर हीराचंद ओझा साहब ने इसको पढ़ा कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। राजस्थान का इतिहास अगर सही मायने में तथ्यों के हिसाब से किसी ने फैक्ट रूप में अगर लिखा है ना,
तो उस इतिहासकार का नाम ही गौरीशंकर हीराचंद ओझा है। बहुत अच्छे इतिहासकार थे और इन्होंने सही में बहुत अच्छा इतिहास लिखा। तो उन्होंने जब उसको पढ़ा तो पढ़ने के बाद में वे कहते हैं कि ये शिलालेख जो है ये 566 ईस्वी का है, सॉरी गलत लिख गया मैं, 646 ईस्वी का है। कब का है ये शिलालेख? 646 ईस्वी, मतलब उसके ऊपर तिथि लिखी हुई है कि सामोली शिलालेख 646 एडी के अंदर वहां पर लगाया गया था। ठीक है, अब जिस राजा ने उसको लगवाया था उस राजा ने अपना खुद का नाम लिखा है कि मेरा नाम शिलादित्य है और मैं यहाँ का शासक हूं और मैंने इसको यहाँ पर लगवाया है। अच्छी बात है भाई, तूने लगवा लिया, 646 ईस्वी में तू यहाँ का राजा था। अब इसने लगाया और लगाने के बाद में ये लिखता है कि हमारा पहला वंशज या हमारा पहला शासक जो इस मेवाड़ के अंदर आया था उसका नाम था गुहादित्य। क्या नाम था? गुहादित्य। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किसने लिखा है? शिलादित्य ने लिखवाया है। कौन से शिलालेख में लिखवाया है? सामोली में। ये कहता है कि हमारा पहला राजा यहाँ पर कौन था? गुहादित्य, और मैं इसका 5वें नंबर का शासक हूँ। मतलब ये मैं इसका वंशज हूँ और 5वें नंबर का वंशज हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ शिलादित्य का। किसका नाम लिख रहा हूँ? शिलादित्य का। तो वो कहता है कि हमारे बीच में 3 बंदे और हुए थे। कितने बंदे हुए थे? 3। एक का नाम उसने बताया है नाग, एक का नाम उसने बताया है भोज, और एक का नाम उसने बताया है महेंद्र, और फिर जो है मैं हुआ यहाँ पर 5वें नंबर पर, और मेरा नाम क्या है? शिलादित्य। मैं आशा करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि सामोली शिलालेख के अंदर वो राजा शिलादित्य लिख के गया है कि मैं यहाँ पर 646 ईस्वी में हुआ हूँ और मैं गुहादित्य का कौन से नंबर का वंशज हूँ? 5वें नंबर का। और बीच के अंदर हमारे अंदर 3 और हुए थे, नाग, भोज और महेंद्र, और मेरा टाइमिंग जो है वो क्या है? 646 है। मेरा टाइमिंग क्या है? 646 है। तो अपने पास में ये समय कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ था कि भाई 566 ईस्वी के अंदर ही गुहादित्य यहाँ का राजा बना। इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि शिलादित्य यहाँ पर 646 ईस्वी में अगर हुआ होगा तो सिंपल सी बात है कि एक राजा 20 साल तक तो रहा होगा कि नहीं रहा होगा। तो एक राजा जब 20 साल तक रहा होगा तो अपन ने इसमें से 20-20 माइनस किए, तो मैंने 646 में से 20 माइनस किए, तो मेरे पास में यहाँ पर आते हैं भाई कितने? 626। फिर 20 माइनस किए तो मेरे पास में आए 606। फिर 20 माइनस माइनस किए तो मेरे पास में आए 586, और फिर 20 माइनस किए तो मेरे पास में कितना है? 566। तो ऐसे अपन ने अनुमान लगाया कि गुहादित्य यहाँ पर कब आया होगा? 566 ईस्वी में आया होगा। कब आया होगा? 566 ईस्वी में आया होगा। तो मित्रों याद रखना, गुहादित्य यहाँ 566 ईस्वी में आया था। उसने इस राज्य की स्थापना की। यह जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? सामोली शिलालेख से मिलती है। सामोली शिलालेख जो है वो कौन से तहसील में है? कोटड़ा में है। कोटड़ा कहाँ पड़ता है? उदयपुर में है। इसकी खोज किसने की थी? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने की थी। कब का है ये? 646 ईस्वी का है, और शिलादित्य नाम के राजा का है, जो ये कहता है कि मैं इस गुहादित्य जो हमारा पहला शासक था उसका कौन सा वंशज हूँ? 5वां। और मेरा समय ये था, तो अपन ने 20-20 माइनस किए और अपने पास में कौन सी तिथि आ गई भाई? 566 वाली क्या आ गई? तिथि आ गई। स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। तो इस प्रकार से मित्रों इस मेवाड़ राजवंश की क्या होती है? स्थापना, जो 566 ईस्वी के अंदर होता है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? मेवाड़। 566 में बना था, अभी तक चल रहा है। लगभग 1500 साल का इनका क्या है? इतिहास है। इससे पहले भी भारत में बहुत सारे राजवंश बने थे, लेकिन वे बनने के बाद कुछ समय के बाद समाप्त हो गए। ये एकमात्र राजवंश ऐसा है जो इतने लंबे समय से चला आ रहा है, इसलिए इसको सबसे प्राचीन राजवंश जो है वो माना जाता है। तो यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी कि शिलादित्य नाम का 646 ईस्वी में यहाँ पर राजा हुआ था। अब आप कहोगे कि सर दोनों के नाम शिलादित्य, तो 2 नाम इतिहास में होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले ऐसे ही नाम हुआ करते थे तो ऐसे ही दिया करते थे। जैसे आप किसी भी गांव में जाना, आपको 2-3 रमेश मिल जाएंगे और 2-4 सुरेश पक्के मिलेंगे, क्योंकि पहले स से नाम आते ही सुरेश और र से नाम आते ही लोग रमेश ही करते थे। तो शिलादित्य पहले भी यहाँ पर था और शिलादित्य जो है वो बाद में भी यहाँ पर था, और 2 शिलादित्य नाम के यहाँ पर क्या हुए थे? राजा हुए थे। अब इसके बाद आगे की बात करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो शासक हुए थे, जो पहले आप यूं कह सकते हो कि महानतम शासक हुए थे, उनका नाम था कालभोज। मूल नाम क्या था अगर आपसे ऐसा पूछा जाए? तो कालभोज। इनकी उपाधि क्या थी? तो
बापा रावल, इनसे पहले एक राजा हुआ था जिसका नाम था महेंद्र द्वितीय, उनके बाद में ये यहाँ पर जो है वो राजा बनते हैं। तो मूल नाम कालभोज, उपाधि क्या है, बापा रावल। रावल तो मेवाड़ के राजा अपने पीछे लिखते ही थे। जैसे अपन आगे और पढ़ेंगे, एक राजा हुआ था आलू रावल। अब यहाँ मेवाड़ के अंदर अपन ने आके देखा है कि बूढ़े डोकरे लोगों को बापू बापू कहा जाता है, तो बापू से हो गया होगा बप्पा, और बप्पा और फिर पीछे रावल तो ये लगाते ही थे, तो वो क्या हो गया, बप्पा रावल। महेंद्र द्वितीय जो थे वो उनसे पहले थे, उनके बाद में ये यहाँ पर क्या बनते हैं, राजा। और इनका मूल नाम जो था वो क्या था, कालभोज था। तो ये यहाँ पर शासक बने। ये नागदा गांव में रहते थे, और बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि ये एक ऋषि की गाय चराया करते थे जिसका नाम था हारित ऋषि। क्या नाम था भाई, हारित ऋषि। तो हारित ऋषि की गाय चराने का काम कौन करते थे, बापा रावल करते थे। अब आप सोचो कि मैंने आपसे एक बात कही थी कि ये स्टार्टिंग के अंदर इतने ताकतवर नहीं थे, लेकिन कालांतर में ये लोग क्या हो गए थे, ताकतवर। तो अगर आप सोचिए कि अगर बापा रावल स्वयं स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ताकतवर शासक होते तो ये किसी ऋषि की गाय चराते क्या, नहीं चराते। तो ये ऋषि की गाय चराने का काम करते, तो गाय चरवाए चराते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में ये लोग ताकतवर नहीं थे, लेकिन कालांतर में ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं। तो हारित ऋषि की गायों को लेकर रोज सुबह यहाँ से ये निकलते, पूरे दिन जंगलों में चराते, शाम को टिफिन लेके वापस आ जाते। हारित ऋषि जी किसी स्थान पर जाकर जो है वो प्रभु की पूजा अर्चना किया करते थे। फिर ये दूसरे दिन निकलते, फिर उसको लेकर चारों तरफ चराने जाते, फिर जो है वो वापस आ जाते। ऐसा किंवदंतियों के अंदर, मेवाड़ की कहानियों के अंदर ये कहा जाता है कि एक बार जो है वो उसको चराने के लिए गए हुए थे गायों को, तो बीच में से 20-25 एक गाय जो थी वो गायब हो गई। और गायब हो जाने के बाद में वे शाम के टाइम में अपने उस डेरे के अंदर वापस आकर बंध गई। फिर से शाम के समय में आकर बंद गई जब, तब उन्होंने देखा कि यहाँ से ये गायब हुई थी, वापस आई, तो एक आध दिन तो ऐसा हो सकता है, लेकिन दूसरे दिन भी ऐसा हुआ, तीसरे दिन भी ऐसा हुआ, चौथे दिन भी ऐसा हुआ। तो थोड़ा सा विचार आया इनके माइंड में बापा रावल के कि यार ये रोज गायब हो रही है, रोज लेट आती है, रोज गायब होती है, रोज लेट आती है, क्या बात है। तो उन्होंने हारित ऋषि जी से पूछा कि ऋषि जी आप बताओ कि ये गाय कहाँ जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि हारित ऋषि ने बापा रावल से कहा कि बापा रावल एक काम कर, कल तो इनका पीछा करना और तू खुद ही पता लगा लेना कि ये जाति कहाँ है। तो दूसरे दिन इनका पीछा करते हैं बापा रावल। तो बापा रावल ने पीछा करते हुए देखा कि ये जो गाय थी वो एक गुफा के अंदर एंट्री करती है, और उस गुफा के अंदर जो था एक शिवलिंग लगा हुआ था, उसके पास में स्वयं हारित ऋषि बैठे हुए थे, वे उस शिवलिंग की पूजा कर रहे थे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जयकारा लगा रहे थे। और एक गाय सारी की सारी उसके अंदर गई, और गायों ने अपनी बॉडी में जितना भी दूध था वो सारा का सारा शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया, उस शिवलिंग का दुग्धाभिषेक कर दिया। अब आप हों चाहे मैं हूं चाहे बापा रावल हो, अगर कोई भी व्यक्ति अपने आंखों से इस सीन को देखता है तो बड़ा ही आश्चर्यचकित होता है। तो हारित ऋषि तो वहां पर पूजा अर्चना में लगे रहे, बापा रावल काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हुए उसको देखकर। और जब वे ऋषि जी शाम को वापस घर पे आए, तो आते ही बापा ने सबसे पहले उनसे पूछा कि ऋषि जी ये क्या था। गायों के दूध को निकालने के लिए बहुत सारे जतन किए जाते हैं, इन लोग गायों ने अपना दूध जो था वो ऑटोमेटिकली कैसे चढ़ा दिया। तब हारित ऋषि ने उनसे कहा कि बापा ये एकलिंग जी का शिवलिंग है। किसका शिवलिंग है, एकलिंग जी का। मैं इनकी पूजा करता हूँ, और मैं तुझे ये कहता हूँ कि तू भी आज के बाद में इनकी क्या कर, पूजा कर। तो हारित ऋषि के कहने पर बापा रावल ने एकलिंग जी की पूजा की, और ऐसा कहा जाता है कि वो 12 वर्षों तक पूजा करते हैं। कितने वर्षों तक, 12 वर्षों तक। और 12 वर्षों तक पूजा करने के बाद में भगवान महादेव स्वयं प्रकट हुए, एकलिंग महादेव का मंदिर है वो। तो वे जब वहां पर प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद में उन्होंने पूछा कि मांगो बापा, मांगो वत्स, तुम्हें क्या चाहिए। तो अगर आपसे भगवान ऐसे प्रकट होकर पूछेंगे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम क्या मांगोगे, बताओ। अपने जैसा होता तो बहुत सारा पैसा, धन, फॉर्चुनर गाड़ी वगैरह सारी चीजें, एप्पल, आईफोन, वॉच सब कुछ मांग लेता। लेकिन बापा रावल ने उनसे कहा कि मुझे मेवाड़ का चक्रवर्ती सम्राट बनना है। क्या बनना है, चक्रवर्ती सम्राट। तो भगवान के तो क्या जाता है, भगवान ने तो हाथ ऐसा कर दिया, तथास्तु, हो गया काम, जय हिंद जय भारत। तो एकलिंग जी के आशीर्वाद से बापा रावल यहाँ से निकलते हैं, और निकलने के बाद में उन्होंने संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। और वीर विनोद नामक किताब के अनुसार 734 ईस्वी में इन्होंने मौर्य शासक को हराया था जिसका नाम था मानमोरी, और उसको हराकर कौन से किले पर अधिकार कर लिया था, चित्तौड़गढ़ के किले पर भी क्या कर लिया था, अधिकार। इसलिए अगर मित्रों आपसे पूछा जाए कि मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कौन था, संस्थापक पूछा जाएगा, तब तो अपन क्या करेंगे, गुहादित्य करेंगे,
क्योंकि वो यहाँ आया था, उसने इस राजवंश की स्थापना की थी। लेकिन अगर अपने को वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो अपन क्या करेंगे, बापा रावल, क्योंकि उस क्षेत्र को जीतने वाला कौन, बापा रावल। चित्तौड़गढ़ जैसे बड़े किले पर अधिकार करने वाला कौन, बापा रावल। कब किया, 734 ईस्वी में। किसको हराया, मान मोरी को हराया। और ये सारी की सारी बातें किसकी वजह से हुई थी, एकलिंग जी की वजह से हुई थी, क्योंकि वो आशीर्वाद नहीं देते तो ये काम होता क्या, नहीं होता। इसलिए मेवाड़ के शासक स्वयं को एक लिंग दीवान कहते हैं। क्या कहते हैं, एक लिंग दीवान। और आपने वो गाना सुना होगा कि वो महाराणा प्रताप गढ़े वो एक लिंग दीवान गढ़े। तो एक लिंग दीवान कहते हैं, ये कहते हैं कि मेवाड़ के स्वामी, मेवाड़ के जो राजा, मेवाड़ के अधिपति, मेवाड़ नाथ जो है वो एकलिंग जी है। हम उनके दीवान के रूप में, हम उनके प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पर क्या करते हैं, शासन करते हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि प्रथम एकलिंग दीवान कौन था, तब भी आप क्या करोगे, बापा रावल। क्योंकि एकलिंग जी मिले किसको थे, बापा रावल को मिले थे, किसी और को तो मिले नहीं थे। तो प्रथम एकलिंग दीवान कौन, बापा रावल। और तभी से मेवाड़ के सारे शासक स्वयं को क्या कहते हैं, एकलिंग दीवान कहते हैं। और यहाँ पर इन्होंने इन किलों को भी जीत लिया और संपूर्ण मेवाड़ पर क्या कर लिया, अधिकार। हारित ऋषि की गाय चराते थे, नागदा गांव में रहते थे, मूल नाम था कालभोज, उपाधि क्या थी, बापा रावल। अब ये जब सारी चीजें एकलिंग जी की वजह से हुई है, तो एकलिंग जी का मंदिर तो बनवाना पड़ेगा कि नहीं बनवाना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा। तो याद रखना, बापा रावल ने कैलाशपुरी गांव में, कौन से गांव में, कैलाशपुरी गांव में एकलिंग जी के मंदिर का क्या करवाया है, निर्माण करवाया। इस मंदिर का जो परकोटा है, परकोटा यानी चारों तरफ की बाउंड्री, वो परकोटा महाराणा मोकल ने बनवाया था। और यहां पर जो शिवलिंग लगा हुआ है वो 4 मुख वाला है, जिसको चतुर्मुखी कहते हैं, वो महाराणा रायमल ने लगवाया था। किसने लगवाया था, रायमल ने। तो मंदिर का निर्माण कैलाशपुरी गांव में बापा रावल ने करवाया, मोकल ने परकोटा बनवाया था। और यहाँ पर जो शिवलिंग है चतुर्मुखी, वो किसने लगवाया था, रायमल ने लगवाया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने किसका निर्माण करवाया भाई, एकलिंग जी के मंदिर का। कैलाशपुरी उदयपुर से 10-15 किलोमीटर पास में पड़ता है। ये रीट वाले पेपर में इस बार क्वेश्चन भी आया था कि भाई एकलिंग जी का मंदिर किसने बनवाया, बापा रावल ने। और वहां पर उसका उन्होंने क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। और मंदिर वहां पर उनके द्वारा जो है वो बनाया जाता है। ऐसी की ऐसी दंत कथाएं। मेरे गांव के पास में फालना, जो आपने नाम सुना होगा, पाली जिले के अंदर एक महादेव का मंदिर है, निम्बेश्वर महादेव। ऐसा कहा जाता है कि एक निम्बाराम नाम का देवासी व्यक्ति का जाति था, देवासी जाति का एक व्यक्ति था, जो रोज सुबह निकलता था भेड़ बकरियों को लेके जंगलों के अंदर चराता था और शाम के वक्त उनको वापस लेके आ जाता था। तो पहाड़ों में जाता, पहाड़ों से वापस आता। महादेव हमेशा पहाड़ों में तपस्या करते हैं और महादेव के जितने भी मंदिर है ज्यादातर पहाड़ों में बने हुए हैं। तो वहां पर जो है वो महादेव तपस्या कर रहे थे और वहां पर वो निम्बाराम गया और उसने भगवान शिव को देख लिया कि वो उस वहाँ पहाड़ों के अंदर बैठ के तपस्या कर रहा है। तो उसने महादेव को जब देख लिया तो महादेव ने कहा कि तूने मेरे को देख तो लिया ही है, अब मांग, तुझे क्या चाहिए, जो मांगेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। और दर्शन कर लिए तो मांग ले। तो आपके मेरे जैसा व्यक्ति होता तो बहुत कुछ मांगता। निम्बाराम बेचारा भोला भाला इंसान था, कोई मोह माया उसके जीवन में थी नहीं। उसने सिंपल सा कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब तक ये सृष्टि रहे तब तक मेरा नाम रहना चाहिए। इसलिए महादेव ने उसको आशीर्वाद दिया। आज भी उस महादेव के मंदिर को निम्बेश्वर महादेव के मंदिर के नाम से जाना जाता है। हर शिवरात्रि को वहाँ मेला पड़ता है। जब तक ये दुनिया है, जब तक ये धरती है, तब तक वो महादेव का मंदिर है। और एक समय के बाद में जब वो समाप्त हो जाएगी ये दुनिया, तब वो महादेव का मंदिर भी समाप्त हो जाएगा। और जब वो समाप्त हो जाएगा तो निम्बाराम का नाम भी जो है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसको निम्बेश्वर महादेव कहा जाता है। तो ऐसी दंत कथाएं हैं, ये सारे काम बापा रावल ने किए थे। और भी इनकी बहुत सारी बातें हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको और बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।